जी क्या हाल हैं बच्चों, सेकंड ईयर वालों, ठीक ठाक हो? चलें आएँ, शाबाश। केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट शुरू करते हैं। और आप सबकी तबीयतें ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं, अपना ख्याल रखें। आजकल गर्मी और मौसम भी थोड़ा सा ऐसा है क्योंकि ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी के मौसम में पानी का जो है ना, ये थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखा करें, यानी पानी पीने के हवाले से, डिहाइड्रेशन के हवाले से, क्योंकि ह्यूमिडिटी में के मौसम में जो पसीना है वो इंसान को ज़्यादा आता है। वो जिसको कहते हैं ना कच्ची लस्सी पीना, वो कच्ची लस्सी ज़रा पीते रहें तो बेहतर होता है। बाकी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करें। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था चैप्टर 4, ऐसे ही है, चैप्टर 4 हमने क्लोज़ कर दिया था। और चैप्टर 4 क्लोज़ करने के साथ ही आपका जो फर्स्ट टर्म का हाफ सिलेबस है वो भी ख़त्म हो गया। आपका जो फर्स्ट टर्म का हाफ सिलेबस है ना, वो है बेसिकली 8 चैप्टर हैं। आपके इल्म में होगा वैसे, आपकी जो फर्स्ट टर्म है ना, इसमें आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसके बाद 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर ये हैं आपके फर्स्ट टर्म। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और 16। इसमें ये वाले जो चैप्टर हैं शुरू के, ये वाले चैप्टर ये हैं इनऑर्गेनिक के। चैप्टर 7 आपका है ऑर्गेनिक का, और चैप्टर 16 है आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। ठीक हो गया? हमने पहले 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ भी आ गए होंगे। इनऑर्गेनिक में थोड़ी सी मुश्किल इस हवाले से होती है कि रिएक्शन इसके याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसमें। लेकिन बेटा एक ही हल है और वो है प्रैक्टिस। जहाँ पे मुमकिन हो सका है वहाँ पे मैंने आपको गाइडलाइन भी दी है, और मैंने आपको चीज़ें रेलेवेंट करके भी बताई हैं, चीज़ें कॉमन करके भी बताई हैं, ट्रिक्स भी बताएं जहाँ तक हो सके। लेकिन ऑब्वियसली वो पूरे इनऑर्गेनिक पे तो अप्लाई नहीं हो सकता, तो मुख्तलिफ होते हैं मामलात। और जब तक हो जाए ये आपका ये मुकम्मल हो गया तो बड़ी अच्छी बात है इंशाल्लाह ताला। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको इनऑर्गेनिक से ना थोड़ी देर के लिए रिलैक्स किया जाए, और आपको एक और चैप्टर का जो है वो इन्जॉयमेंट वो करवाई जाए। और वो मैं शुरू करने लगा हूँ अब चैप्टर 16। हम क्या करेंगे, चैप्टर 16 पढ़ते हैं। चैप्टर 16 के बाद हम फिर दोबारा चैप्टर 5 पे आएंगे, 6 पे आएंगे, और 7th फिर हम इंशाल्लाह लास्ट में करेंगे। आपका ज़रा थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा, और आप पिछले कोई 2 महीने से जो बैठ के इक्वेशंस को और रट्टे लगा रहे हैं और बोर टाइप हो रहे हैं थोड़े से, आपको 16 चैप्टर अच्छी खासी जो है ना इंटरटेनमेंट मुहैया करेगा। डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके साथ, हमारे साथ, हमारी इन्वायरमेंट के साथ। तो आए इंशाल्लाह ताला इसको शुरू करते हैं चैप्टर 16 को, और देखते हैं कि ये क्या कहता है। अच्छा, एक बात पहले मैं आपको बता दूं, वो ये कि जो चैप्टर 16 है ना आपका, इसमें बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन बना करता है। इसकी पेयरिंग होती है यूजुअली चैप्टर 16 की चैप्टर 6 के साथ, 6 के साथ 16 की पेयरिंग हुआ करती है। तो जो 16 वाला चैप्टर है इसमें आपका होगा लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में। हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड से ऑर्गेनिक से अटेम्प्ट करें, लेकिन कुछ बच्चे इनऑर्गेनिक से अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए 6 और 16 का जो कम्बिनेशन है वो सम टाइम कुछ बच्चों के लिए वो अच्छा होता है। आप इस चैप्टर को ध्यान से सुने, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। इंतहाई इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे साथ, हमारे इर्द गिर्द के साथ, हमारी इन्वायरमेंट के साथ। तो इंशाल्लाह आपको बड़ा इसमें प्लेजर फील होगा और आप बड़ा रिलैक्स फील करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने में। वैसे भी आप पीछे इक्वेशंस पढ़ रहे थे, अब ये चैप्टर है थ्योरेटिकल, ये चैप्टर ज़रा थ्योरी का है, तो टेस्ट इस लिहाज से चेंज होगा। आप इस चैप्टर को मुकम्मल पढ़ें,
तैयार करें, उसके बाद ये डिसाइड कीजिएगा कि आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अटैम्प्ट करना है या नहीं करना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि इसमें से बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन हुआ करता है। आए जी, स्टार्ट करते हैं आपकी महबूब केमिस्ट्री का महबूब चैप्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। बेटा नाम से ही जाहिर है, आपने देखा कि नाम से जाहिर है कि इस चैप्टर में आपने पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में आपने इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट में जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है वो पढ़नी। एक्चुअली मामला ये है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है हमें। देखें, पहले जब दुनिया की, हमारे मुल्क की आबादी कम थी, रिसोर्सेज भी कम थे, लेकिन उस वक्त जितने भी रिसोर्सेज थे वो यूजुअली पूरे हो जाया करते थे। चाहे वो गंदम की फसल हो, चाहे वो कपास की फसल हो, चावल हो। आबादी भी कम थी, फसलें भी कम उगती थी, फल फ्रूट कम होता था, लेकिन चूंकि आबादी कम थी वो गुजारा हो जाता था, पूरा हो जाता था। फिर लोगों के लिए जो सफ़र के तरीक़ेकार थे, घोड़े वगैरह हो गए, गधे हो गए, खच्चर हो गए, इन चीज़ों के ज़रिए सफ़र हुआ करता था। गाड़ियों वगैरह का कंसेप्ट नहीं था। फिर आपके घर में एसी भी नहीं था, आपके घर की दीवारें भी इस तरह से इंसुलेशन वाली नहीं थी। अब आप जैसे मज़े से बैठ के लेक्चर घर में एसी में लेते हैं, ये सहूलत भी नहीं थी। अब आपको दिया जला के या लालटेन जला के पढ़ना पड़े, और लालटेन की जो है वो ख्याल रखना पड़े कि उसकी कभी रोशनी ज़्यादा हो रही है तो कभी रोशनी उसकी कम हो रही है, कभी उसका तेल ख़त्म होने वाला तो कभी तेल ज़्यादा है। अब आपको ये मसाइल करने पड़े तो आपको एक बार तो लग पता जाएगा दोबारा से। शुक्र अदा किया करें साइंस का, शुक्र अदा किया करें केमिस्ट्री का, जिसने आपको इतना प्लेयर वाला और इतना सुकून वाली ज़िंदगी अता की हुई है। होता तो बेसिकली अल्लाह की तरफ से ये सारा कुछ। जैसे जैसे आबादी दुनिया की बढ़ती गई, जैसे जैसे हम मैटर के कवानीन को पहचानते चले गए, जानते चले गए, हमने ये जान लिया कि मैटर में फ़लाँ एटम है और एटम के अंदर फ़लाँ इलेक्ट्रॉन हैं, उन प्रोटॉन हैं, हम उनको अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम गैसेस को अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे इस चीज़ों में तरक्की होती चली गई तो नई नई चीज़ें, नई नई ईजादात, नई नई डिस्कवरीज़, नई नई इन्वेंशंस आपके सामने आती चली गई और हमारी ज़िंदगी आसान होती चली गई। अब आप में से मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने यहाँ से मेन कैंपस से आपके ठोकर तक जाना हो तो मेरा नहीं ख्याल आप में से कोई उबर पे कॉल करके घोड़ा मंगवाता है या मंगवाता है। आप गाड़ी मंगवाते हैं, आप बाइक्स मंगवाते हैं। ये गाड़ी और बाइक्स आपको कौन दे रहा है? ये बेसिकली आपने मैटर के कवानीन को पहचाना है और आपने इनको इस्तेमाल किया। आपका वो गाड़ी, आपकी वो बाइक बग़ैर पेट्रोल के, बग़ैर डीज़ल के चलाना मुमकिन नहीं है। ऐसे ही अब हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं कि हम उनको बिजली से चला सकते हैं या हम उनको पानी से चला सकते हैं। तो जब इंशाल्लाह ताला वो फुली फंक्शनल होंगी और इस्तेमाल में आ जाएंगी तो फिर उनको देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए जो ऑयल है, अभी पिछले दिनों ऑयल की शॉर्टेज हुई थी मुल्क में, तो लग पता गया था सबको, आपकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती। ऐसे ही अब जहाँ तक हम देख रहे हैं कि साइंस के फ़ायदे हमें हो रहे हैं, केमिस्ट्री के फ़ायदे हो रहे हैं, इन चीज़ों के इन्वेंशंस के फ़ायदे हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ जब आप यही गाड़ियाँ, यही बाइक्स इस्तेमाल करते हैं तो आप इनमें फ्यूल बर्न करते हैं। इनमें फ्यूल बर्न करते हैं तो फिर आपको पिछले साल दिसंबर तक तो स्मोग मिला था। आपको क्या कहा मैंने? स्मोग। इस साल खबर है कि इंशाल्लाह स्मोग कम होगा, और वो खबर जो कम होगा इंशाल्लाह ताला, वो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि लॉकडाउन था, आपकी मूवमेंट नहीं रही, आपकी इंडस्ट्री बंद रही है, आपकी ट्रांसपोर्ट बंद रही है, इसलिए इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि स्मोग में भी कमी होगी इस बार।
लेकिन पिछले साल तक तो अच्छा खासा स्मोक होता है। वो स्मोक क्यों होता है? केमिस्ट्री के बच्चे हैं, आप सियाने बयाने बच्चे हैं माशाल्लाह, आप तो जानते हैं कि वो स्मोक मेनली है ही आपके इन फ्यूल की बर्निंग की वजह से, आपकी इंडस्ट्री में जो फ्यूल बर्न हो रहा है उसकी वजह से, ट्रांसपोर्ट में जो फ्यूल यूज़ हो रहा है उसकी वजह से स्मोक हो रहा है। जब ये सारे मामला हद से बढ़ जाते हैं ना, ये सारे मसाइल, तो फिर हमें ये पता चला कि ओहो, हम तो एडवांसमेंट तो कर रहे हैं, हमारे पास आसानियां तो हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वी आर डिग्रेडिंग आवर इन्वायरमेंट। और इसकी डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन इज डायरेक्टली अफेक्टिंग आवर लाइफ। शुरू में एहसास इतना नहीं हुआ, शुरू में इतना एहसास नहीं हुआ। जब ये मामला बहुत ख़राब हो गया ना, तो फिर पता चला कि यार ये तो काम ख़राब। आपको पता है अब ये जो स्मोक है, अल्लाह का शुक्र है अब तो एडवांसमेंट है, हमें पता है, और पाकिस्तान में उस लेवल तक है भी नहीं। स्मोक सबसे पहले 1950s में, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1952 की बात है, लंदन के लोग रात को ठीक ठाक सोए और सुबह उठे, तो सुबह उठ के जब बाहर उन्होंने देखा तो सूरज नहीं निकला हुआ, सूरज उनको नज़र नहीं आया, सूरज की रोशनी नहीं थी। उन्होंने देखा कि पूरी इन्वायरमेंट, पूरे का पूरा शहर एक अंधेरे में डूबा हुआ है, एक धुएं वाला माहौल है। किसी ने इतना नोटिस ना किया, अच्छा चलो ठीक है हो गया धुआं तो खैर है, ओके, ऑफिसेज जाना शुरू कर दिया, स्कूल जाना शुरू कर दिया, कॉलेजेस जाना शुरू कर दिया। लेकिन शाम तक उसमें से बेशुमार लोग बीमार होकर गिर पड़े। ये बीमारी की जो सूरत हाल थी ना, ये हर दिन के साथ बढ़ती चली गई। लंदन में जब ये स्मोक पहली बार अपीयर हुआ था तो करीब 12 से 14 दिन के लिए रहा था और हज़ारों डेथ हुई थी, 50,000 के करीब डेथ्स हो गई थी, जिसमें बच्चे भी शामिल थे और जिसमें बूढ़े भी शामिल थे। इनकी तादाद हमेशा ज़्यादा हुआ करती है किसी भी पैंडेमिक में, किसी भी मसले में, और जवान भी ऑब्वियसली शामिल थे कुछ हद तक। उसके बाद फिर इंसान को, उसके बाद फिर साइंटिस्ट को ये एहसास हुआ कि हम जो साइंस के नाम पे, जो तरक्की के नाम पे चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाते चले जा रहे हैं, दीज थिंग्स विल श्योरली हैव एडवर्स इफेक्ट इफ नॉट टुडे टुमारो। अगर आज नहीं तो कल श्योरली नुकसान हो गई होगा। हज़ारों की तादाद में जब डेथ हुई तो फिर साइंटिस्ट सर जोड़ के बैठे और उनको पता चला कि यार ये तो आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे, ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे जो आपने फ्यूल बर्निंग का कोई हिसाब किताब के बगैर शुरू किया हुआ था, ये तो सारा स्मोक उसकी वजह से है। उसके बाद फिर उसको कंट्रोल करना शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है पाकिस्तान में जब होता है तो इतनी एडवर्स सूरत हाल नहीं होती, हम अवेयर भी हैं और हम उसको कंट्रोल भी करते हैं। ये ज़रूरत है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की। ये ज़रूरी था कि फिर हम जानें कि जिस इन्वायरमेंट में, जिस जगह पे इंसान, जिस जगह पे मैं, जिस जगह पे हमारी फैमिलीज़ रह रही हैं, हमारे दाएं बाएं हमारा इन्वायरमेंट हमसे क्या चाहता है और हम उससे क्या चाहते हैं और हम क्या चीज़ें करें कि उसका इफ़ेक्ट जो है वो उसके ऊपर एडवर्स हो सकता है, ख़राब इफ़ेक्ट हो सकता है। यह ज़रूरत है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की। और आजकल के दौर में ये वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक है और वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके ऊपर बड़ी रिसर्च हो रही है। आपने देखा है पिछले दिनों, ये शायद 4-5 माह पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो पाबंदी लगाई थी आपके शॉपिंग बैग्स के ऊपर, वो क्यों लगाई थी पाबंदी? वो इसीलिए कि आप पीवीसी शॉपिंग बैग्स यूज़ कर रहे हैं, जो उसमें यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक बैग्स आप, यार वो डिग्रेड नहीं हो रहा, वो हज़ारों साल नहीं डिग्रेड होगा, वो पड़ा पड़ा आपके इन्वायरमेंट का सत्यानाश करेगा, आपके समुद्रों का, आपकी ज़मीन का सत्यानाश करेगा। इसीलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं जी आप ये प्लास्टिक बैग्स बंद करें इस्तेमाल करना और पेपर बैग्स की तरफ आएँ। ऐसे ही वक्त के साथ इंसान सीखता है और वक्त के साथ अप्लाई करता है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं? हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ये पढ़ते हैं कि हाउ वी आर रिलेटेड टू आवर इन्वायरमेंट।
हम अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे मुतल्लिक हैं। इन्वायरमेंट है क्या? मेरे अलावा मेरे इर्द गिर्द की हर चीज़ इन्वायरमेंट है। मेरा सराउंडिंग, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, मेरे अलावा मेरे इर्द गिर्द की हर चीज़ इन्वायरमेंट है मेरे लिए। इसी तरह आपके अलावा आपके इर्द गिर्द की हर चीज़ आपके लिए इन्वायरमेंट है। आप अपनी इन्वायरमेंट पे कैसे इफ़ेक्ट करने हैं, आपकी इन्वायरमेंट आप पे कैसे इफ़ेक्ट कर रही है, इस सब चीज़ों का नाम, इन सब चीज़ों को स्टडी करना, इट कम्स अंडर द बैनर ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक हो गया? अब हम थोड़ा सा बेसिक्स की तरफ आते हैं। हम ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है और इन्वायरमेंट के कंपोनेंट क्या हैं। मैंने क्या वर्ड यूज़ किया है? कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये चैप्टर पूरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन समझ लें, पूरे का पूरा चैप्टर। आज जो मैं बात करने लगा हूँ पेज नंबर 307 के ऊपर जो आपका इंट्रोडक्शन है उससे नीचे लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 भी है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्या बात कर रहा हूं? कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट का क्या मतलब होता है? हिस्से, टुकड़े। इन्वायरमेंट किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है? कौन कौन से पार्ट्स हैं इन्वायरमेंट के? अगर अभी मैं आपके सामने इन 4 पार्ट्स का नाम लूं तो आप समझ जाएंगे कि वाकई इन 4 के अलावा कोई चीज़ नहीं है जो हमारे गिर्द मौजूद हो। इन 4 पार्ट्स में जो भी मैं आपके सामने नाम लूँगा, आपके गिर्द की हर चीज़ इसके अंदर कवर हो जाती है। देखें, सबसे पहला एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। 4 एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर में क्या आता है? आपके गिर्द की गैसेस, इन्वायरमेंट में गैसेस, एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, नेम इट, जो कुछ भी है, सारा कुछ अंडर द बैनर ऑफ एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का मतलब स्टोन्स, हार्ड मटेरियल जो आपके गिर्द मौजूद हैं, पत्थर, आपके गिर्द की हर सख्त चीज़ ज़मीन के ऊपर जो मौजूद हैं, जो पहाड़ हैं, हर चीज़ कम्स अंडर द बैनर ऑफ लिथोस्फीयर। आपके गिर्द एक और अहम चीज़ है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? आपका वाटर, पानी, हाइड्रोस्फीयर। आपके गिर्द हर पानी का ज़ख़ीरा, हर पानी का सोर्स, पानी का हर मंबा, इट विल बी डिस्कस्ड अंडर द बैनर ऑफ हाइड्रोस्फीयर। आपके गिर्द एक और भी चीज़ है। आप जैसे इंसान, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये प्लांट्स, परिंदे, ये सारा कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारा कुछ किस में आते हैं? बायोस्फीयर, जिंदा चीज़ों में। आपके गिर्द इन 4 चीज़ों के अलावा कोई चीज़ नहीं है। आपकी पूरी इन्वायरमेंट इसमें डिस्कस हो जाती है। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। शुरू करते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? आपके जनाबे अली, आपके गिर्द जो गैशियस मौजूद है, आपके गिर्द जो इन्वायरमेंट है, गैशियस इन्वायरमेंट है। एटमॉस्फेयर, आपके गिर्द का जो गैशियस इन्वायरमेंट है वो किस में आ जाएगा? एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, दोनों हवालों से ज़हन में रखना है इसको। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो फिर चारों पूछ लिया करता है। तो बेटा एटमॉस्फेयर में बेसिकली सारी गैसेस आ जाएंगी। अब इसमें आपको पता है कि आपकी एटमॉस्फेयर में आपने पढ़ा हुआ है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, करीब 78, फिर ऑक्सीजन है अराउंड 21। ये दोनों मेन कंस्टिट्यूएंट हैं आपके इन जो एटमॉस्फेयर है इसका। उसके बाद जनाब अली ऑर्गन है, ये करीब 0.9 है।
फिर CO2 है, ये 0.3% के करीब है, और फिर बाकी जो 0.1 बच जाता है, ट्रेसेस बच जाते हैं, इसमें ये सारे हाइड्रोजन भी आ जाएगी, हीलियम भी आ जाएगी, जीनॉन भी आ जाएगी, क्रिप्टॉन भी, नियॉन भी, ये सारी गैसेस उसमें आ जाती हैं ट्रेसेस में। जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो ये, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, आर्गन 0.9 और कार्बन 0.03 होगा, सॉरी 0.03। अब जो बाकी बच जाता है थोड़ा सा इसमें से, वो बाकी सारे ट्रेसेस में आ जाते हैं। अब एटमॉस्फेयर में आ क्या रहा है, ये ज़मीन की सरफेस, और ज़मीन की सरफेस से आप ऊपर चले जाते जाएं, आपको पता है कि एयर प्रेशर आपका कम होता चला जाता है। ऐसे ही तो ज़मीन की सरफेस से आप जब ऊपर जाते हैं ना, तो करीब 1000 किलोमीटर तक, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, लेट्स से ज़मीन की सरफेस से करीब 1000 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक का जो एरिया है, ये मेजर किया जाता है, ये जाना जाता है, और इसको डिस्कस किया जाएगा अंडर एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में। लेकिन जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस पूरे एटमॉस्फेयर में, ये एटमॉस्फेयर होगा ना, हवा होगी, गैस, इस पूरे एटमॉस्फेयर का जो 50% है वो सिर्फ आपके 5.6 किलोमीटर के अंदर अंदर है। यानी कि ज़मीन की सरफेस से जब मैं ऊपर जाऊं ना, तो 5.6 किलोमीटर तक, 5.6 किलोमीटर तक 50% ऑफ एटमॉस्फेयर मेरा मौजूद है। गैसेस के जो कंटेंट है, मेन कंटेंट, टोटल कंटेंट, उसका 50% 5.6 किलोमीटर के अंदर मौजूद है, बाकी 50% ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसकी रीज़न आपको पता है कि ड्यू टू ग्रेविटी जो गैसेस हैं वो सारी करीब करीब रहती हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं तो गैसेस की जो अमाउंट है वो कम होते चली जाती है। अगर आपको याद हो तो आपने एक और बात भी पढ़ी हुई है, वो बात क्या भला, वो बात क्या आपने पढ़ा हुआ है, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, जब आप ज़मीन की सरफेस से ऊपर जाते हैं ना, करीब 10 किलोमीटर तक का जो एरिया है, 10 किलोमीटर, इसको कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। जब आप इससे ऊपर जाते हैं तो अराउंड 50 किलोमीटर तक इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। जब आप इससे भी ऊपर जाते हैं तो करीब 100 किलोमीटर तक इसको कहते हैं मीजोस्फियर। और जब आप इससे भी ऊपर जाते हैं तो 200 किलोमीटर तक का जो एरिया है ये कहलाता है थर्मोस्फियर। या यहां से 100 से ऊपर का जो एरिया ये थर्मो में जाता है सारा, ये जो ऊपर का एरिया है 100 से ऊपर का एरिया ये सारा थर्मो में चला जाता है। क्या मैंने कहा है आपको, जमीन की सरफेस से इसको 1000 को बढ़ा दूं थोड़ा सा, ये ले 1000 किलोमीटर टोटल हम पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि हमारे ज़मीन की सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर तक ट्रोपोस्फियर, उससे ऊपर 50 किलोमीटर ऊपर तक स्ट्रेटोस्फियर, उससे ऊपर अप टू 100 किलोमीटर मीजोस्फियर, और उससे भी ऊपर जाएं तो थर्मोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में हमारा जो मेन एयर कंटेंट है ये मौजूद है। आप देखें ना 5.6 किलोमीटर इसके अंदर ही आ गया ना, तो मेन एयर जो कंटेंट है हमारा इसके अंदर मौजूद है। हमारी नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो सारी इसी ट्रोपोस्फियर में होती है। हमारे जहाज़ भी जो उड़ते हैं मैक्सिमम वो इसी हाइट तक जाते हैं। अब देखें ना आप 10 किलोमीटर का जो एरिया ये फीट में निकाला जाए तो कोई ये बनेगा 36,000 फीट के करीब, 36,000 फीट के करीब बनेगा। तो आपके जो जहाज़ उड़ते हैं, जो कमर्शियल प्लेन्स उड़ते हैं, जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, वो इसी एरिया में उड़ते हैं। आपको कभी इत्फाक हुआ हो तो वो आपको बताता है कैप्टन के जी इस वक्त हमारे जहाज़ की जो बुलंदी है वो 34,000 फीट है, या 35,000 या 36,000 फीट बुलंदी है, इतनी बुलंदी होती है इनकी। तो उसके बाद जनाब अली आप इससे ऊपर जाएँ तो स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी ओजोन मौजूद है। ओजोन जो आपको कॉस्मिक रेज से बचाती है, जो आपको सूरज की हार्मफुल रेज यूवी रेज से बचाती है। उसके ऊपर मीजोस्फीयर और फिर थर्मोस्फीयर, उसके साथ हमारा ऐसा कोई डायरेक्ट अभी ताल्लुक नहीं है।
क्लियर होगी बेटा बात। ये कहानी होगी आपकी एटमॉस्फेयर की। और इसमें क्या है कि आपकी जो ज़िंदगी की चीज़ें हैं सारी, लिविंग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो सारा कुछ इसी आपके ट्रोपोस्फीयर के अंदर मौजूद है। इसके बाद जनाब अली हम आते हैं हाइड्रोस्फीयर के ऊपर। आपने देखा है कि आपके गिर्द और आपकी जो ज़मीन है इसका 97% जो हिस्सा है वो पानी है, ऐसी है ना, 97% हिस्सा पानी है। अभी मैं बात किसकी कर रहा हूं? हाइड्रोस्फीयर की। तो फिर जरूरी है कि इसको भी पढ़ा जाए। हाइड्रोस्फीयर में पानी के जितने आपको नजर आ सकते हैं सोर्सेज, वो सारे इसके अंदर आएंगे। क्या? समंदर, दरिया, तालाब, झीलें, नदियाँ, आपका पीने का पानी जो अंडरग्राउंड मौजूद है, जो पानी मौजूद है बर्फ़ की फॉर्म में मौजूद है, जो आइस कैप्स मौजूद हैं आपके पोल्स के ऊपर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उनके ऊपर जो आइस कैप्स मौजूद हैं, बर्फ़ मौजूद, वो सारी अंडर द बैनर ऑफ हाइड्रोस्फीयर डिस्कस की जाएंगी। ठीक हो गया? अच्छा, ये देखें आप, ज़मीन का जो सेंटर है ना, ये करीब, इसका जो रेडियस है ना ज़मीन का, ये 6400 किलोमीटर है। ये ज़मीन का जो रेडियस है ना, ये 6400 किलोमीटर है। यानी ज़मीन की सरफेस से अगर मैं नीचे जाना शुरू करूं, खुदाई करें और नीचे जाएं, तो ज़मीन के सेंटर में पहुंचने तक ये फासला 6400 किलोमीटर बनता है। 64 किलोमीटर ज़मीन का रेडियस इतना है। तो समंदर जो है ये मैक्सिमम भी एक, आपको पता है आपका जो गहरा तरीन समंदर है वो पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन में भी आपने शायद नाम सुना हो मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच ये पैसिफिक ओशन में गहरी तरीन खाई है। समंदर में जब आप जाते हैं ना, जैसे ये समंदर की लेयर है, ये समंदर है अगर, तो आप इसके नीचे जाते हैं तो ये मैक्सिमम जो गहरी तरीन खाई है ना, वो मैरियाना ट्रेंच है। मैरियाना ट्रेंच इसको बोलते हैं। और इसकी जो गहराई है ये करीब 10 किलोमीटर है अभी तक जो हम पहुंच पाए। ठीक हो गया? जहाँ तक इंसान अभी तक पहुंच पाए। तो इससे ज़्यादा भी होंगी अगर, तो कल को मिल भी जाएं, तो उसके बाद भी आप ये देखें कि ज़मीन की सरफेस से कितना को नीचे होगा, यानी 6400 किलोमीटर। और ये सारे का सारा पत्थर का एरिया, ये सारा मेंटल है, कोर है उसका, और ये क्रस्ट है, ऊपर के एरिया को क्रस्ट बोलते हैं, उसके नीचे मेंटल होता है, उसके नीचे कोर होता है, ये सारा ज़मीन का एरिया। तो आप देख लें कि आपको इतने वसी नज़र आने वाले समंदर जो हैं वो बेसिकली आपके इस सरफेस के ऊपर, अगर इसको नीले से लाइन से शो करूं तो एक हल्की सी बारीक सी नीली लाइन ही बनेगी। ज़मीन की गहराई और ज़मीन की वसअत के मुकाबले में। बात समझ आई? तो हाइड्रोस्फीयर में ये सारा कुछ बेसिकली पढ़ा जाएगा और इसमें हम फ्रेश वाटर भी पढ़ेंगे। अब जो समंदर का पानी है ये नॉर्मली हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, पीने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता ड्यू टू हाई सॉल्ट कंटेंट। सॉल्ट कंटेंट इसमें बहुत हाई होता है समंदर के पानी में। तो इसलिए हम जो पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर को ही हम एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्रेश वाटर को इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, फिर हमारे पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेज नंबर 308 पे हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे लिखा हुआ है उसमें आप ये देखें कि दो एक्चुअली MCQs बनते हैं। एक जो इसकी 4th लाइन है, द पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर कंसिस्ट 2% ऑफ वाटर। 97% वाटर समंदर, 2% वाटर आपका जो पोलर कैप्स हैं, आइस कैप्स हैं वो, और सिर्फ 1% वाटर है जो कि हमें दरिया की फॉर्म में, स्ट्रीम्स की फॉर्म में, फ्रेश वाटर की फॉर्म में मिलता है। एक बात ये ज़हन में रखने वाली है। उसके बाद इसी की जो लास्ट लाइन है, द फ्रेश वाटर इज़ बीइंग यूज्ड एज एग्रीकल्चर 69%। एग्रीकल्चर में कितना इस्तेमाल है? 69% फ्रेश वाटर का। आपने यहाँ पे कहना है ये फ्रेश वाटर का इस्तेमाल है, टोटल वाटर का नहीं है। टोटल वाटर का इस्तेमाल आपको बता दिया है। 97%
आपका समंदर, 5% आपका 2% आपका आइस कैप्स और 1% फ्रेश वाटर। तो जो 1% फ्रेश वाटर है उसका 69% एग्रीकल्चर, उसके बाद अराउंड 23% इंडस्ट्री और अराउंड 8% आपका हाउस होल्ड में इसका इस्तेमाल होता है। यह बात MCQs में पूछ लेता होता है कि एग्रीकल्चर में कितना इस्तेमाल, इसमें इंडस्ट्री में कितना है, हाउस होल्ड में कितना है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद है जनाब अली लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जैसे अभी मैंने जिक्र किया है कि जो पत्थर का जो एरिया है ना सारा, वो लिथोस्फीयर में आ जाएगा। जो हार्ड कोर है लिथोस्फीयर, जो भी आपको हार्ड नज़र आने वाली चीज़ें हैं, आपके गिर्द पत्थर मौजूद हैं, चट्टानें मौजूद हैं, पहाड़ मौजूद हैं, ज़मीन का कोर इटसेल्फ, ज़मीन का क्रस्ट, ये सारा कुछ किस में आएगा, लिथोस्फीयर में। ऊपर के एरिया को क्रस्ट कहा जाता है, उससे नीचे के एरिया को मेंटल कहा जाता है, उससे भी नीचे का एरिया जो सेंटर का एरिया उसको कोर कहा जाता है। क्रस्ट का जो एरिया है ये करीब 100 किलोमीटर, ज़मीन की गहराई में कितना, 100 किलोमीटर का जो एरिया है ये क्रस्ट है। इसी क्रस्ट में हमारे काम की सारी मादनियात मौजूद हैं, इसी क्रस्ट में हमारे काम की मिनरल्स मौजूद हैं, इसी क्रस्ट में याद है आपको मैंने बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा अबंडेंस अर्थ क्रस्ट में, याद है ना, इनऑर्गेनिक में बड़ी बात होती थी ये हमारी कि इसमें अबंडेंस के लिहाज से सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन करीब 46.6% के करीब है, हाँ जी 46.6%। उसके बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन अराउंड 27% के करीब है। उसके बाद एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम करीब 8% के करीब है। उसके बाद आयरन है, आयरन अराउंड 5% है। उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है, कैल्शियम 3.6% के करीब है। एग्जैक्ट इसके फिगर ये लिखे हुए हैं इसने, 27.72 सिलिकॉन का, एल्युमिनियम का 8 कम से कम 5 आपको याद होने चाहिए, पहले 5 ये अबंडेंस के लिहाज से हैं। और ये कहाँ पे हैं, ये हमारे क्रस्ट में, ये क्रस्ट की अबंडेंस के लिहाज से। नीचे जाते गए तो फिर ऑब्वियसली मज़ीद चीज़ें हैं, लेकिन हम जो लिथोस्फीयर का एरिया है उसमें करीब 100 किलोमीटर तक इसको माना जाता है, डिस्कस किया जाता है जो। अच्छा जी, और इसमें क्या बात है जनाब, 99% मास ऑफ द लिथोस्फीयर इज़ मेड ऑफ 11 एलिमेंट्स, सिर्फ 11 एलिमेंट्स हैं जो कि 99.5% मास ऑफ लिथोस्फीयर बनाते हैं। और उन एलिमेंट्स का इसने सारा बता दिया है। बस शुरू के कम से कम 5 तक याद रखें, कैल्शियम तक याद रखें, बाकी ठीक है, बाकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सोडियम पोटाशियम वगैरह की। अच्छा जी, उसके बाद बाकी जो सारे हैं इसके अंदर वो सारे ट्रेसेस में मौजूद हैं। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद लास्ट डिस्कशन की जो करनी है वो है बायोस्फीयर। और इंतहाई आसान सी बात है कि आपके गिर्द बायोस्फीयर, हमारे इर्द गिर्द मौजूद सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हैं, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो इंसान है दूसरे, चाहे वो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो चरिंद परिंद जो भी है, सारा कुछ विल बी डिस्कस्ड अंडर द बैनर ऑफ बायोस्फीयर। बायो मतलब पता है ना, बायो मतलब जिंदगी, लाइफ, और स्फीयर मतलब एक एरिया। ठीक है, बायोस्फीयर मतलब वो एरिया जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ ताल्लुक़ रखता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं ना, तो ये एक इकोसिस्टम डेवलप करते हैं। देखें, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स हम पे डिपेंडेंट हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम पे डिपेंडेंट हैं। ये जो एक साइकिल बनता है, ये जो एक ताल्लुक बनता है, एक रिलेशन बनता है, एक सर्कल बनता है, इकोसिस्टम, इसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। हम प्लांट्स को इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, हम प्लांट से एनर्जी हासिल करते हैं,
प्लांट से मिनरल हासिल करते हैं। और जब हम मर जाते हैं, इंसान मरते हैं या जो दूसरे जानवर हैं वो मरते हैं, तो सारे जो उनका जो मैस है, बॉडी मैस है, वो बेसिकली मिट्टी में मिल जाता है। तो जब मिट्टी में मिल जाता है तो वही मिनरल्स, वही सारी चीज़ें मिट्टी में चली गई, वही मिनरल्स फिर दोबारा प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जो नाइट्रोजनस फिक्सिंग करते हैं, इसको ये जो एयर की जो नाइट्रोजन है इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। हम इनको कंज्यूम करते हैं। कैसे कंज्यूम करते हैं? वो कंज्यूम करते हैं बेसिकली प्लांट्स, फिर उन प्लांट्स को हम कंज्यूम करते हैं। एक साइकिल बन गया ना। जब हम किल होते हैं, जानवर दूसरे किल होते हैं, तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके इसमें से एनर्जी हासिल करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, ह्यूमन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक सर्कल बन गया, इकोसिस्टम। क्लियर हो गया बेटा? पेज नंबर 308 तक, बायोस्फीयर तक इसको बात रखें। हम इंशाल्लाह ताला जो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन से ऊपर वाला एक पैराग्राफ है पोल्यूशन का, यहाँ से इंशाल्लाह ताला इसको शुरू करेंगे। नेक्स्ट, आज हमने बात की है कि इन्वायरमेंट है क्या और इन्वायरमेंट के मेन कंपोनेंट कौन से हैं। 4 कंपोनेंट हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर में हम गैसेस डिस्कस करते हैं, लिथोस्फीयर में हम जो क्रस्ट की, जो पत्थर की चीज़ें हैं वो डिस्कस होती हैं, और हाइड्रोस्फीयर में सारी वाटर बॉडीज़ डिस्कस होती हैं, और बायोस्फीयर में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कस होते हैं। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा और आगे भी मज़ीद इंटरेस्टिंग ये रहेगा। अपना ख्याल रखें, इसको अच्छे तरीके से याद करें। मुझे इजाज़त दें। गुड लक।